नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10। दोस्तों सीज़न 10 शुरू हो गया है और इसके 10 सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली। सो आप जिस तरह से अपना सपोर्ट हमें दे रहे हैं, आपके मैसेजेस जिस तरह से हमें लगातार मिल रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आगे आने वाले सेशंस को भी अटेंड करते रहिए और साथ-साथ में अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं और मैसेज करते हैं तो इसकी हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज़ मैसेज और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ये बताते रहिए कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं या फिर अगर इसमें कोई सजेशंस भी है आपका तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हो गया है डे 11 और 11th ऑथर के साथ हम आपको आज इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। 11th बुक के बारे में बताने वाले हैं और आज एक और नया टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हमारे ऑथर का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, आज के ऑथर ट्रैवल, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से गिने जाते हैं। नियरली 35 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने टूरिज्म सेक्टर में इनोवेशन, ग्रोथ और ग्लोबल पोजीशनिंग को एक नया लेवल दिया है। 2001 में इन्होंने लेजर कॉर्प शुरू किया जिसने माइस इंडस्ट्री में क्वालिटी और इनोवेशन का एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। ऑथर फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलनेस के एडवोकेट हैं और एक पैशनेट रनर भी हैं। ये था हमारे आज के ऑथर का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताना चाहूँगी आज की बुक के बारे में। बुक का भी एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज की जो बुक है दैट इज़ रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज़ टूरिज्म फ्यूचर, इंडियाज़ $1 ट्रिलियन टूरिज्म रिनाइसेंस। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द बुक। और ये किताब एक पावरफुल और विज़नरी किताब है जो इंडिया के टूरिज्म सेक्टर के फ्यूचर को रीडिफाइन करती है। इस किताब में आपको पता चलेगा, इस किताब के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है, टूरिज्म इंडिया की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे अनलॉक कर सकता है, ग्लोबल ट्रैवलर्स के लिए इंडिया को कैसे रीब्रांड किया जा सकता है और इसके साथ-साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी को कैसे फ्यूचर रेडी बनाया जा सकता है। ये किताब अपने आप में एक रोड मैप है और एक वेकअप कॉल भी है, जो बताती है कि इंडिया के पास कल्चर, हेरिटेज, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, वेलनेस, ट्रैवल का अनमैच्ड ट्रेजर है। फ्रेंड्स, और क्या कुछ है इस किताब में और इस किताब को और डीप डाइव करते हैं हमारे आज के ऑथर के साथ। मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे आज के ऑथर नवीन कुंदू जी को। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। नवीन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सीज़न 10 के डे 11 में। आज आप एज़ एन ऑथर हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी राइटिंग जर्नी हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत-बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी है कि अध्यान बुक्स ने ये एक पॉडकास्ट आयोजित किया है और मैं काफ़ी टाइम से ये किताब पे काम कर रहा हूँ और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी है कि अध्यान बुक्स इस बुक को रिलीज़ कर रहा है और मुझे काफ़ी हेल्प मिली अध्यान बुक से इस बुक को अ पब्लिक तक पहुँचाने के लिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच नवीन जी।
अम, अभी मैंने आपको एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? अ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीरी हिंदू हूँ और हमें 1990 में कश्मीर से निकाल दिया गया था। हम अपने ही देश में रिफ्यूजी हैं और टूरिज़्म की जो मेरे अंदर एक कल्पना है, वो और मेरे अंदर जो एक एंथुसियाज़्म है, वो मैं क्योंकि कश्मीरी हूँ और कश्मीर इंडिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म ट्रेज़र है, था और जी, रहेगा। तो उसके बारे में मैं बहुत सोचता था बचपन में टूरिज़्म के ऊपर और मुझे याद है मैं एक बहुत ही हम्बल कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे फादर बैंक मैनेजर थे और मुझे याद है और 1981 में जब मैं 12-13 साल का था, तो हमारे चीफ मिनिस्टर होते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उन्होंने कश्मीर का एक कन्वेंशन सेंटर इनॉगरेट किया, जिसे कि शेर-ए कश्मीर कन्वेंशन सेंटर बोला गया और वहाँ उसके साथ एक सेंटोर होटल था 250 कमरे का। और जब मैंने वो स्पीच सुना तो मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ और मेरे को लगा कि हमारे देश में ऐसे भी लीडर हैं जो इतना बड़ा विज़न रखते हैं टूरिज़्म के लिए। और जब मैं बैठ के उस बात को सुन रहा था उनकी और उन्होंने कहा कि अ, हिंदुस्तान में और भारत में मेरा विज़न है कि कश्मीर में मैं पूरे ग्लोबल चार्टर्स लेके आऊँ, तो मेरा एयरपोर्ट बड़ा बने, मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊँ कश्मीर में और ऐसे कहीं कन्वेंशन सेंटर हों, ऐसे कहीं गोल्फ रिज़ॉर्ट हों, ऐसे कहीं माउंटेन और स्की रिज़ॉर्ट्स हों कश्मीर में। तो मेरी पूरी जर्नी जो टूरिज़्म की है वहाँ से शुरू हुई और मैंने तभी ठान लिया था कि मैं शायद अपना ज़िंदगी भर का एक मेरे जीने का महत्व, मेरे जीने का मकसद टूरिज़्म का बनाऊँगा। तो 1990 में फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करी, पढ़ाई पूरा करने के बाद मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट किया मैसूर यूनिवर्सिटी से और मैंने मार्केटिंग और फाइनेंस में अपना बिज़नेस मैनेजमेंट किया और उसके बाद मैंने स्ट्रेट अवे जॉइन किया चॉइस होटल्स इंटरनेशनल में, जहाँ की मैं डायरेक्टली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करता था और हमारे चेयरमैन साहब थे मुझे याद है एके दवे बहुत ही स्टॉलवर्ट थे वो टूरिज़्म इंडस्ट्री के। ही वाज़ आल्सो द फाउंडर ऑफ आईटीडीसी एंड द फाउंडर होटल मेंबर ऑफ आईटीसी होटल्स। तो मेरे अंदर से एक टूरिज़्म का एक प्रोफेशनल जो बाहर निकाला वो उन्होंने निकाला और वो हमेशा मुझे कहते थे कि Naveen Kundu, you don't know what your potential is. I think you can do much better and you should apply yourself a little more because you're not just a ordinary professional. There is a lot that you can do because तब भी मैं वो हमारी एक मास्टर फाइल होती थी और उसमें मैं अपने प्रपोजल जब क्लाइंट्स को भेजता था तो मैं बहुत केयरफुली लिखता था, ड्राफ्ट करता था उनको। तो वो हमेशा मेरे प्रपोजल को बहुत पसंद पसंद करते थे और वो लोगों को एग्जाम्पल देते थे और तब मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था कि इसके ऐसे आपको ऐसे प्रपोजल भेजने चाहिए क्लाइंट्स को। तो ये है मेरी छोटी-सी कहानी। उसके बाद मैंने 7-8 साल चॉइस होटल्स में काम किया। उसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू किया, अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया लेज़र कॉर्प और लेज़र कॉर्प का मेरे 2 मकसद थे। एक मेरा मकसद था कि मैं टूरिज़्म का काम करूँ, टूरिज़्म को बढ़ावा दूँ इंडिया में और दूसरा मेरा मकसद था कि जितने भी कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस्ड हैं, मैं उनको रोज़गार दूँ। और मेरे को लगा कि मैं एक अच्छी ट्रैवल कंपनी बना सकता हूँ और उसके माध्यम से मैं काफ़ी रोज़गार दे सकता हूँ लोगों को। तो मैंने वो कंपनी स्टार्ट की, उसके बाद मैंने फ़िल्म टूरिज़्म में बहुत काम किया, मैंने कॉर्पोरेट ट्रैवल पे काम किया, मैंने माइस और मीटिंग्स इंडस्ट्री एंड इवेंट्स इंडस्ट्री में काम किया और बल्कि मीटिंग्स एंड इवेंट्स इंडस्ट्री को मैंने एक नया डायमेंशन दिया 2001 से लेकर 2018 तक। और 2018 में मैंने अपनी कंपनी को बेच दिया एक अमेरिकन नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है इबिक्स इंक। मैंने उनको बेचा और मैं उनका मैनेजिंग डायरेक्टर रहा 6 साल फॉर इंडिया, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया। और जून में जब मैं व्हेन आई स्टेप डाउन वहाँ से मैंने रिटायरमेंट लिया, तो मैंने सोचा तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अगले 4-5 महीने में कुछ नहीं करूँगा, मैं फिर अब सिर्फ़ अपनी किताब लिखूँगा। तो इस किताब का टॉपिक तो मैंने बहुत पहले सोच रखा था, लेकिन इसको मैंने शुरू किया लिखना 11-12 जुलाई 2025 से और अब जाके ये कहानी खत्म हुई है मेरी। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी बिल्कुल नहीं है, ये कहानी जो है हिंदुस्तान के टूरिज़्म पोटेंशियल की है। जी। नवीन जी, आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन कर के कि काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा उत्साह, काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज़्म आपके अंदर है काम को लेकर के और आप बहुत एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं इस चीज़ को लेकर के। जी। सो नवीन जी,
रीडिंग एंड राइटिंग, ये 2 ऐसी हैबिट्स है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इनकलकेट कैसे किया जाए, इसके लिए भी हमारी कोशिश रहती है, हमारे चैनल के थ्रू कोशिश रहती है, इस प्रोग्राम के थ्रू रहती है कि लोगों में कहीं न कहीं इन 2 हैबिट्स को इनकलकेट करने की ऑप्ट करने की हैबिट डेवलप हो। आप क्या सोचते हैं? आपके व्यूज़ मैं जानना चाहूँगी इन 2 हैबिट्स को लेके। क्या इन 2 हैबिट्स ने आपकी लाइफ़ को कहीं न कहीं चेंज किया है? या कैसे कर सकती है किसी भी पर्सन की लाइफ़ को? आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए टेक्स्ट बुक्स को छोड़ के मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था। अपनी टेक्स्ट हुँ, बुक में कभी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन टेक्स्ट बुक्स को छोड़ के मैं बहुत कहानियाँ पढ़ता था और मैंने अमर चित्र कथा, पूरा का पूरा अमर चित्र कथा जो हमारे टाइम पे एक वो कॉमिक बुक आती थी, उसको पूरा पढ़ के उसके एक क्विज़ प्रोग्राम में शामिल होके मैंने उसमें नंबर 3rd अवार्ड लिया था पूरे इंडिया में। और ओके। उसके बाद लिखने का शौक मुझे बचपन से है। तो मैं अनाप-शनाप की चीज़ें बहुत लिखता रहता था, पूरे पेपर काले करता रहता था, बिकॉज़ आई वुड लव राइटिंग। और ओके। मैंने कुछ पोएट्री भी लिखी है, अपने कॉलेज में पोएट्री लिखी। कॉलेज के बाद ज़्यादा समय नहीं आया, कॉलेज में बहुत पोएट्री लिखता था और लोगों को बहुत बहुत मज़ा आता था मेरी पोएट्री सुन के। और उसके बाद मैंने बिल्कुल लिखना छोड़ दिया, बिकॉज़ मैं अपने करियर पे ज़्यादा बिज़ी हो गया। लेकिन करियर में भी मैं क्या करता था लिखने के लिए कि मेरे जितने भी कलीग्स थे, मैं जाता था उनके साथ लिखने के लिए कि वो कैसे ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, कैसे लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, कैसे अपनी नोट्स बना रहे हैं। मैं हमेशा उनकी करेक्शंस करता था कि मुझे लिखने का बहुत शौक था। और हुँ, मैंने एक पोएट्री भी लिखी, कोविड के टाइम पे 2 पोएट्री लिखी। एक पोएट्री रिपब्लिक ने रिलीज़ करी थी और दूसरी पोएट्री मैंने खुद रिलीज़ करी, उसका नाम था, ए ट्रैवलर एम आई एंड अ ट्रैवलर आर यू। और वो काफ़ी लोगों को पसंद आई। ओके। और लिखने का शौक बहुत पहले से था और मेरे को अपनी किताब लिखने का शौक बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ से मेरा एक्चुअल किताब लिखने का जो एक प्रोसेस है वो शुरू हुआ है और यह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा और आई थिंक इस सेक्टर को ज़रूरत है इस तरह के राइटर्स की जो इस टॉपिक के बारे में जो जानकारी रखते हैं, उसको लिपिबद्ध भी करें, उसको लिखें भी ताकि और लोगों तक पहुँच सके ये चीज़। जी हाँ। सो नवीन जी, अगर हम इस पर्टिकुलर बुक की बात करें, इस किताब को आपने अभी जुलाई इसी जुलाई से लिखना शुरू किया और ये अब जस्ट कंप्लीट होने के प्रोसेस में है। इस किताब को लिखने के लिए आपको किसने सपोर्ट किया? किसने आपको मोटिवेट किया? मेबी कौन आपकी इस किताब का साथी रहा? आप किसी को श्रेय देना चाहेंगे? देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस किताब को लिखने के लिए। सबसे पहले हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र मोदी। वो जहाँ भी जाते हैं पूरी दुनिया में टूरिज़्म की बात करते हैं और हुँ, मैं बहुत एनकरेज होता हूँ जब वो एक हर मंच से कहीं न कहीं टूरिज़्म की बात करते हैं। और उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब मुझे याद है कि उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का नारा लगाया था और वहाँ से उन्होंने गुजरात को एक एक बहुत ही बढ़िया टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनाया। किसी को मालूम भी नहीं था कि रन ऑफ कच्छ क्या होता है। हुँ, और आपने देखा होगा कि सूरत के अर्थक्वेक के बाद आज सूरत को कितनी बड़ी सिटी बना दिया उन्होंने और पूरा नर्मदा का पानी वहाँ से जाता है और उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया। उन्होंने साबरमती रिवर के ऊपर एक बहुत बढ़िया इंडिया का पहला रिवर बैंक बनाया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इस किताब को लिखने के लिए। और दूसरे हैं हमारे इंडस्ट्री के फादर, जिसे मैं जिन्हें मैं इंडस्ट्री का फादर बोलता हूँ, उनका नाम है डॉक्टर सुभाष गोयल। मैं 35 साल से करियर में हूँ और शायद उनकी कंपनी 40-50 साल से चल रही है। और शुरू से मैंने देखा ज़िंदगी में, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया और मैंने पहला इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर का कन्वेंशन अटेंड किया था आगरा में, मुगल शेरेटन में, तब से मैं उनको सुन रहा हूँ। और बहुत एनकरेज करते हैं वो मुझे और मैं उनसे बहुत प्रोत्साहित हूँ, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की, भारत की टूरिज़्म जर्नी के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि आज हमारा हिंदुस्तान का टूरिज़्म जहाँ भी है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। और अ, वो आज भी टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एट दिस एज आल्सो ही इज़ वेरी एक्टिव एंड ही इज़ लाइक अप एंड अबाउ at 7:30 8 o'clock in the morning till about 12 o'clock in the night, and I see him always active. और उन्होंने भी अपनी किताब लिखी है कि टूरिज्म पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट करता है इंडिया में, तो उससे बहुत प्रोत्साहित हुआ मैं। और दूसरा, उन्होंने जब इंडिया में ई वीज़ाज़ का प्रोग्राम
उन्होंने अपने हाथ से लिख के गवर्नमेंट को दिया और वो आज की जितने भी ई-वीज़ाज़ हमारे हो रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय है वो डॉक्टर सुभाष गोयल को जाता है। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया इस किताब को लिखने के लिए। और तीसरी कहीं न कहीं मेरे ज़हन में एक चीज़ हमेशा आती है कि जब हमारी जो लीडरशिप है आजकल देश की, वो आजकल बात कर रही है 2047 विकसित भारत की। तो हुँ, वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है कि पहली बार हिंदुस्तान में, भारत में पिछले जब से भी मैं पैदा हुआ हूँ, आज मैं 57 साल का हूँ, मैंने पहली बार देखा कि कोई लीडर, कोई लीडरशिप, कोई गवर्नमेंट एक 20 साल, 25 साल का कंट्री का विज़न लेके चल रही है। जी, जी, ये एक बिल्कुल, बहुत ये एक बहुत ये एक बहु ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान में इससे पहले लोग कहते थे कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें सड़कें बनानी है, हमें स्कूल बनाने हैं, हमें टूरिज़्म के लिए ये करना है। बट वो सारा का सारा कार्यक्रम सिर्फ़ बोलचाल में बंद हो जाता था और थोड़ा बहुत काम बिल्कुल, होता था। मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं होता था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने और इस लीडरशिप ने एक नई दिशा दी है हमारे भारत को। और विकसित भारत का 2047 का जो विज़न है, अगर हमें वो विज़न पूरा करना है, तो हमारे को टूरिज़्म को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगी। जी, आज हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर हमारा टूरिज़्म विश्व में बहुत आगे होता इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो आज शायद हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी होते, बिकॉज़ मुझे लगता है कि इंडिया ने 2-3 ट्रिलियन डॉलर जो हमें इकोनॉमी जो टूरिज़्म से आना चाहिए था हमारे को, अभी तक वो नहीं आ रहा हमारे पास। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये किताब लिखूँ और इस किताब के माध्यम से मैं कुछ कम्युनिकेट करूँ। And it's very simple that I want to communicate to the government, to the policy makers, to the industry, that we need to reclaim the incredible a, a, a process that we started in 2002 by Sri Amitabh Kant ji, a very vibrant personality who also is very enthusiastic about tourism. The kind of blueprint that he laid down in 2002, which was of Incredible India, has got lost over a period of time. We've actually completely lost it. So I thought somebody has to bell the cat and raise a voice about it. And being a marketing person myself, I thought it's better to make a noise and raise some noise about why can't we reclaim the India that we want, and it is possible to do it. So that is what influenced me to write this book, and here I am, and reclaiming incredible is now taking shape. जी। सो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम नवीन जी के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी सुभाष सर को। नमस्कार सुभाष सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सुभाष जी। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और हम नवीन सर से बातचीत कर रहे हैं, इनकी किताब के बारे में बात कर रहे हैं। आपके व्यूज़ हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या व्यूज़ हैं सर की राइटिंग जर्नी को लेकर के? देखिए, पहले तो मैं नवीन जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से उनका मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना, जो कि एक्चुअली बिल्कुल 100% राइट है कि जो इनक्रेडिबल इंडिया का एकदम इंडिया का जो कैंपेन था, मार्केटिंग कैंपेन, वो लंदन की बसों में और हर जगह हम देख रहे थे कि इनक्रेडिबल इंडिया। इट वाज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन्स, और वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है। और इस टाइम मैं आपको कुछ फिगर्स देना चाहता हूँ। देखिए, कोविड से पहले हमारे 11.5 मिलियन टूरिस्ट आते थे, और कोविड के बाद हमारे पास अभी तक 10.5 मिलियन टूरिस्ट आए हैं। हमने कोविड के फिगर्स तक भी नहीं पहुँचे। जहाँ की और देशों के देखिए, फ्रांस में 102 मिलियन टूरिस्ट्स हैं, और स्पेन में 93 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। यूएस में 72 मिलियन, यहाँ की टर्की में 57 मिलियन टूरिस्ट हैं, और हमारे पड़ोसी देश थाईलैंड में 36 मिलियन टूरिस्ट हैं। तो बिल्कुल जो नवीन जी ने बात करी है कि $5 ट्रिलियन हमने लूज़ कर दिए हैं, 5 टू 6 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर हम इन कंट्रीज़ का खासकर थाईलैंड का मुकाबला करते, तो बहुत अच्छा होता। हमारा जब मैं प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया टूर ऑपरेटर्स का,
तो हमने काफ़ी जदोजहद करा और फिर मेरा दोस्त अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर बना, तो उससे मैंने बात करी तो उसने अपने बजट में ई-वीज़ा अनाउंस करा और फिर मुझे अपॉर्च्युनिटी दी होम मिनिस्टर ने और टूरिज़्म मिनिस्टर ने कि अशोका होटल में हमने अनाउंस करा। पर ई-वीज़ा फर्स्ट स्टेप था। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए जो है कि वीज़ा ऑन अराइवल। अब देखिए थाईलैंड में इंडिया से ही सिर्फ 1 मिलियन टूरिस्ट जाते थे और जब उन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया तो वहाँ 2 मिलियन टूरिस्ट हो गए। इसी तरीके से थाईलैंड को देखते-देखते मलेशिया ने भी वीज़ा ऑन अराइवल करा और वहाँ पर भी 2 मिलियन के करीब टूरिस्ट पहुँच गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए वियतनाम को देखिए, वियतनाम में 100,000 टूरिस्ट भी नहीं थे और आज उन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल करा है इंडियंस के लिए और फ्लाइट शुरू करी हैं। तो आज वहाँ पर हाफ अ मिलियन टूरिस्ट के करीब पहुँच गया है इंडिया से। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट शो ऑन प्लैनेट अर्थ। मैं कोई 140-46 देश घूमा हूँ और दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो कि 75% वर्ल्ड की हाईएस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स भारत में हैं, राइट? हुँ। 7,500 किलोमीटर्स ऑफ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन, सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बीचेस भारत में हैं। अ, 4 धर्मों का हम जन्म स्थान है, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म। इस्लाम मिडल ईस्ट में शुरू हुआ था, पर सूफीज़्म जो स्पिरिचुअल साइड ऑफ इस्लाम है वो इंडिया में फ्लरिश करा। एक ऑर्डिनरी नन आई यूरोप से और वो इंडिया के स्पिरिचुअलिज़्म से इतनी इन्फ्लुएंस हुई कि वो सेंट बन गई, मदर टेरेसा। उसका मेमोरियल कलकत्ते में है और ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के वन ऑफ द डिसाइपल सेंट थॉमस का मेमोरियल चेन्नई में है, सेंट थॉमस चर्च। तो कहने का मतलब ये है सऊदी अरेबिया ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा पैसा टूरिज़्म हज से कमाता है, रिलीजियस टूरिज़्म से। और हमारे पास इतने अ, धर्मों का जन्म स्थान है, हम तो करोड़ों क्या अरबों रुपया फॉरेन एक्सचेंज में टूरिज़्म से कमा सकते हैं, सिर्फ रिलीजियस टूरिज़्म से। उसके बाद एडवेंचर टूरिज़्म है, माइस टूरिज़्म है, हेरिटेज टूरिज़्म है, कॉन्फ्रेंस टूरिज़्म है, कितना कुछ है। तो जो कुछ भारत के पास है, वो वर्ल्ड में किसी और कंट्री के पास नहीं है। फिर भी मोदी जी की विज़न बिल्कुल ठीक है, जैसे वाइब्रेंट गुजरात की ये बात कर रहे थे। जो पहला वाइब्रेंट गुजरात था, उसमें आई वाज़ अ स्पीकर एंड मोदी जी एज़ चीफ मिनिस्टर वाज़ अ चीफ गेस्ट। उनसे मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। बाद में मैंने उनकी अपनी किताब भी प्रेज़ेंट करी, तो उनको उनसे डिस्कशन भी हुई मेरी और उनको विज़न है। बट दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारी ये जो अफ़सरशाही है और रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी है, इसमें कहीं हमारा जो विज़न है, वो घुट के रह गया है और हुँ। इसको उभारना बहुत ज़रूरी है और जैसे जो हमारा इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हमें सेकंड इनिंग का एक इनक्रेडिबल इंडिया करना है, जो कि एक टूरिज़्म रेवोल्यूशन करेगा। पर मैं बड़ी स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूँ, एक तो वीज़ा ऑन अराइवल होना चाहिए, दूसरा हमें ओपन स्काई करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मार्केटिंग भी कर लेते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल भी कर सकते हैं, लोग आएँगे कैसे? राइट? हुँ। कुछ समुंदर में तैर के तो आएँगे नहीं, हवा में उड़ के तो आएँगे नहीं। तो हमें एयरलाइन्स चाहिए। तो जब हम ओपन स्काई करेंगे और एटलीस्ट जितने हमारे स्टेट कैपिटल्स हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने चाहिए और वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे, तो उनका जो वहाँ फ्लाइट्स होंगी, तो जो नई एयरलाइनें आएँगी, वो अपने रूट को वायबल करने के लिए खुद मार्केटिंग करेंगी इंडिया की। तो बजाय इसके कि एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करे, हम सारा कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि छोटी-छोटी कंट्रीज़, मालदीव्स, आप उनके बूथ्स देखो और हमारे बूथ देखो डब्ल्यूटीएम में या जो अरेबियन ट्रैवल मार्ट है या फिर आईटीबी बर्लिन में होता है कि एज़ एन इंडियन हमें शर्म आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम जो हमारी इकॉनमी इतना बढ़ रही है, तो हमें टूरिज़्म मिनिस्ट्री को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, जो हमारी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे हैंडीक्राफ्ट है, हमारे सिल्क है, हमारे पास सेम मिनिस्टर हैं जो टूरिज़्म के भी कल्चर के हैं, हमारा फोक म्यूज़िक, हमारे डांसेस, हमारा ये सब कुछ, अगर ये हम डिस्प्ले करें और एकदम एक बूम बने, पर अगर हवाई जहाज़ की सीटें नहीं हैं आने के लिए, तो टूरिस्ट कैसे आएगा? तो हमें हुँ। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करनी पड़ेगी
हमें होम मिनिस्ट्री को वीज़ा ऑन अराइवल करना पड़ेगा, सिविल एविएशन मिनिस्टर को ओपन स्काई करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर दिल्ली और मुंबई चोक्ड हैं, तो जो हमारी बाकी सिटीज़ हैं, हर स्टेट के कैपिटल में एक ओपन स्काई पॉलिसी करनी पड़ेगी। और इसके साथ-साथ जो हमारा इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है, उसको दोबारा से हमें एक सोशल मीडिया पे पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग पे और लोकल लैंग्वेजेस चाइनीज़ में, जापानीज़ में, रशियन में, स्पेनिश में, सिवाय इंग्लिश के, इंग्लिश में तो है ही है, बट बाकी लैंग्वेजेस में भी हमें पूरी वर्ल्ड में कैंपेन करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली होटल्स भी बढ़ेंगे। होटल्स के लिए हमें एक वॉर फुटिंग के ऊपर हमें क्या नाम लीज पे लैंड देना पड़ेगा, हर स्टेट को लैंड एलोकेट करना पड़ेगा, ताकि जो ब्रेक इवन एनालिसिस होटल करते हैं, वो लैंड इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि उनको वो वारा नहीं खाता। तो इसलिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच और एक वॉर फुटिंग के ऊपर हम अगर काम कर रहे हैं, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में विकसित भारत, मैं मुझे उम्मीद है कि 10 साल पहले ही हम विकसित हो जाएँगे, अगर हम ये सारी चीज़ें कर सकें। क्योंकि मैंने अपनी किताब में भी यही लिखा है कि टूरिज़्म सिर्फ़ फ़ॉरेन एक्सचेंज और देश की इकॉनमी नहीं बढ़ाएगा, पर ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। देखिए एग्रीकल्चर मैकेनाइज़्ड हो गया, ड्रोन्स के थ्रू सारा कुछ हो रहा है, और इंडस्ट्री कंप्यूटराइज़ हो गई, आर्टिफ़िशियल इंटेल, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में जॉब्स खत्म हो रहे हैं। पर टूरिज़्म एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, 1 आउट ऑफ एवरी 9 जॉब्स that will be created in this industry, being a labor intensive industry। क्योंकि जी, एक जब टूरिस्ट आता है, तो उसको एयरपोर्ट पे भी बेल बॉय भी चाहिए, टैक्सी भी चाहिए, फिर होटल में जाता है, वहाँ उसको एक रिसेप्शन पे चाहिए, बेल बॉय चाहिए, फिर होटल में सब्जी बेचने वाला चाहिए, मीट सप्लाई करने वाला चाहिए, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, तो एक हैंडीक्राफ्ट्स वाले, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी का। तो जी, इसलिए नवीन कुंडू का मैं बड़ा ज़बरदस्त एडमायरर हूँ, इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। और जी, इनकी भी मैंने स्पीचेस सोची है, तो हम म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी के मेंबर्स हैं। बट मैं रियली फ्रॉम द सिंसियरली मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को पेन डाउन करा है, और ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी सारे हमारे सक्सीडिंग जनरेशंस के लिए। तो आई एम श्योर नवीन, दिस बुक विल बी वेरी सक्सेसफुल, and it will be a hot seller. And I would also like to buy a few copies and give them to the various government people, so that they can read it and they can understand. Because ये इंडस्ट्री को ही थैंक यू। पता है, the wearer of the shoe knows where it pinches। ठीक जी, है, बात हमारे पास बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, रिगार्ड एंड एडमिरेशन फॉर देम। बट इफ दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड व्हाट टूरिज्म इज, तो उन्हें पता नहीं लगेगा। वो अगर उसने उन्होंने जूता पहना नहीं है, तो पता नहीं लगेगा कि कहाँ से जूता तंग है। तो हम लोग जो प्रैक्टिशनर्स हैं ऑफ टूरिज्म, हमें ही पता है कि क्या समस्याएं हैं और दुनिया कैसे कर रही है और हम कहाँ पीछे पड़ रहे हैं। तो अगर ये हम इसको इम्प्लीमेंट करें बुक को, तो मैं समझता हूँ कि एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन एंड सेकंड इनक्रेडिबल इंडिया will really bring an economic revolution in the country, and an जी, economic revolution and tourism growth। Thank you। जी, सुभाष जी। सर थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल व्यूज़ के लिए, आपके टाइम के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक नया पर्सपेक्टिव आपने दिया। आई एम श्योर कि लोग जो हमें भी सुन रहे हैं, टूरिज़्म को लेकर के एक अलग पर्सपेक्टिव लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस फ़ील्ड में वो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। थैंक यू सो मच आप हमसे जुड़े एंड No, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, and थैंक यू वेरी मच। congratulations once again, Naveen। God bless you। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, नवीन जी। नवीन जी, सुभाष जी से बात करके बहुत अच्छा लगा एक्चुअल में, सच में उन्होंने बहुत अपने जो व्यूज़ जिस तरह से शेयर किए एक नॉलेज, एक लर्निंग होती है एक इंसान में, जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और वो चीज़ अगर हमें सुनने को मिलती है, तो आई एम श्योर कहीं न कहीं वो चीज़ हिट करती है। हमें भी माइंड में आती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नवीन जी अब हम जानना चाहेंगे कि
आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है टूरिज़्म को लेकर के, आपने किताब लिखी है इसके ऊपर, आपको क्या लगता है कि इंडियन टूरिज़्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, स्ट्रेंथ्स तो बहुत है हमारे टूरिज़्म की। जैसे सुभाष जी ने बोला कि 4 रिलिजन्स हमारे देश में जी। अ, स्टार्ट हुए हैं और लोग बाहर से जब आए तो वो सेंट बन गए यहाँ पे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारी जो अ, स्ट्रेंथ्स है वो तो बहुत है, जो वीकनेस हमारी रही कि हमने टूरिज़्म का प्रचार थोड़ा गलत किया, शुरू से ही। हमने बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स दिखाए, हुँ। ताजमहल दिखाया, रेड फोर्ट दिखाया, थोड़े किले और पैलेस दिखा दिए। मेरे हिसाब से टूरिज़्म की जो शुरुआत हमने जो बेस रखी वो गलत रखी, फाउंडेशन ही गलत रखी। हमारे भारत में हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, खान-पान बदलता है, टेरेन बदलता है। हमारा देश जो है, हमें हमारे अपने देश को मुगल इन्वेजन से पहले का देश समझना चाहिए। हमने जो प्रॉब्लम हमारा जो अभियान रहा वो हमेशा रहा कि हमारे देश में एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ताजमहल और एक रेड फोर्ट है और एक हमारा राजस्थान के किले और पैलेस हैं और हुँ। हमने बस उसको लेके और थोड़ा बहुत उसको पाउडर लिपस्टिक लगा के बेचा है। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है। टू showcase India, to live in India, you got to practice and experience the entire nature of the Indian communities. ऐसा ओके। कोई देश नहीं है दुनिया में जहां हर 50 किलोमीटर में भाषा बदलती हो, खान-पान बदलता हो और पूरा रहन-सहन बदलता हो। ऐसा कोई देश नहीं है। अद्भुत देश है हमारा। लेकिन हमें अपने देश का जो हमारा एंशिएंट फिलॉसफी है और मैं ये सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो एंशिएंट फिलॉसफी है, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारा जो योग है, हमारा जो पूरा का पूरा एक वेलनेस है, हमारा जो पूरा का पूरा एक कल्चर है, हमारी जो पुरानी सभ्यता और हेरिटेज है, हमारा सब कुछ जो है, उसको बहुत ही पीछे धकेल दिया गया टूरिज़्म अभियान में। तो और अगर आप देखते हैं जैसे अभी सुभाष जी ने बोला कि अ, थाईलैंड है या टर्की है या स्पेन है या फ्रांस है, वो अपना पुराना एंशिएंट कल्चर लेके खड़ा हुए हैं पूरे टूरिज़्म मार्केट में। राइट, राइट। आप समझ नहीं सकते कि और हम इन्वेजन के बाद का अ, एक टूरिज़्म लेके बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब हुँ। से जो आई हैव गिवन अ टैगलाइन टूरिज़्म ऑफ इंडिया इज़ मेड इन ब्रिटेन एंड मुगल्स। It's ओके। actually made in tourism India campaign is made by Mughals and made by Britain. हमारा अपना जो इतिहास है, जो इन्वेजन से पहले का इतिहास है, हमें उसको बढ़ावा देना होगा, हमें उसको सामने लाना होगा। कितनी भाषाएँ इंडिया में बोली जाती हैं? किस तरह के खान-पान है इंडिया में? कुलिनरी जो हमारा कितना वास्ट और डाइवर्स कुलिनरी है। हर स्टेट की अपनी डिशेज़ है, हर स्टेट का अपना कल्चर है, हर स्टेट का अपना एक डांस है, हर स्टेट के अपने फेस्टिवल्स हैं, हर स्टेट का अपना हुँ। एक एसेंस है। तो जी। हमें उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान जैसा अद्भुत देश तो कोई नहीं है। लेकिन अ, जिस हिसाब से हमने इस देश को टूरिज़्म मार्केट में उतारा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। उसको रीडू करना चाहिए। हमें अपने कल्चर को, हेरिटेज को, पुरानी सभ्यता जो हमारी है, एंशिएंट सभ्यता, हमारी लैंग्वेजेज़ जो हैं, हमारा जो खान-पान है हर स्टेट का, हमारी जो कुलिनरी है, हमारी पूरी कंट्री की लैंडस्केप है, हमारी पूरी कंट्री के जो हेरिटेज है, जो हमारी पुरानी जो हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस देश का, मेरे हिसाब से उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो कहीं दुनिया में मिल नहीं सकता आपको। आप खुद देखिए कितने सैलानी आते हैं रामेश्वरम और कितने सैलानी जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ। बहुत कम लेकिन काफ़ी लोग ट्रैकिंग पे आते हैं यहाँ इंडिया में। वो ट्रैकिंग करने तो जाते हैं लेकिन वो इन जगहों पे नहीं जाते, उन्हें इन जगहों पे लेके जाना पड़ेगा। आप देखिए इस साल कुंभ मेला जो हुआ, महाकुंभ, उसपे कितना सक्सेस मिला हमारे को, क्योंकि हुँ। हमने उसको एक नैरेटिव बना दिया हुँ। और जब हमने उसको नैरेटिव बनाया तो मुझे पता है कि कुंभ में कितने फॉरेनर्स आए, मतलब कुंभ में जगह नहीं थी रहने की, इतना ओवर टूरिज्म हो गया वहां पे। और वही चाहिए हमारे को अपने देश की जो सभ्यता है उसको
बहुत अच्छे से पोज़ीशन करना पड़ेगा वर्ल्ड में, और यही हमारी वीकनेस रही है। जी, आप ठीक कह रहे मैं हैं आपको नवीन जी, एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ। जी हमारे करिए। जो हमारी जो ईशा फाउंडेशन है, जो सद्गुरु जी चलाते हैं, और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग हैं, जो श्री श्री रविशंकर जी चलाते हैं। आप देखिए वहाँ कितने फ़ॉरेनर्स आते हैं, और उन्होंने अपने आप को कितना अच्छी तरह पोज़ीशन किया है। पूरे वर्ल्ड में ईशा फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएँ जो हैं, उन्होंने अपना फुटप्रिंट एस्टैब्लिश किया, एंड द हुँ, रीज़न ऑफ दैट फुटप्रिंट वाज़ बिकॉज़ दे displayed, demonstrated, and developed an interest of people into our own ancient cultures of spirituality, meditation, yoga, and wellness. We have an example in front of us that uh, foundations like Isha Foundation and Art of Living created a euphoria in the world. If they could do it, then as a nation, in a combined package, as I always say, impossible we do at once, miracles take a little longer. हमें miracle नहीं चाहिए. We have to convert this impossible into possible. हुँ। जी, नवीन जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को हमें ग्लोरीफाई करना होगा लोगों के सामने, उसको एक्चुअल बताना होगा कि ये इसका एक्चुअली रियली क्या मीनिंग है। ना कि ये कि बाद में जो सभ्यताएँ हमारे भारत में आई और उन्होंने उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और जितना कुछ बचा बस वही सब हम टूरिज़्म के नाम पर जो है वो बेच रहे हैं, अगर मैं बोलूँ। तो ये वर्ड सही रहेगा कि हम उसको बेच रहे हैं खाली जो बचा हुआ है। लेकिन एंशिएंट की तरफ लोगों को ले जाना होगा और इसमें अब अब हमारे जो देखिए ना, अब देखिए, जी, मोदी जी ने अपना पहला भाषण दिया यूएन जनरल असेंबली को, और योगा के ऊपर बात की, और 21 जून, उसके बाद ही 21 जून वर्ल्ड वाइड योगा डे मनाना जाना शुरू हुआ। उससे पहले कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि उन्होंने बात करी, उन्होंने ये विषय रखा यूएन जनरल असेंबली में कि योगा के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है, और पूरे वर्ल्ड ने उसको रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है जून 21 को, जो पहले नहीं था। तो यही चीजें करनी है हमें। मुझे मैं आपको 100% बता सकता हूं कि इफ वी हैव द गवर्नमेंट्स विल एंड द ब्यूरोक्रेटिक विल, वी कैन एक्चुअली मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन द कंट्री एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न्ड। ओनली प्राइम मिनिस्टर साहब सब कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही वो बहुत जी। मेहनत करते हैं, तो सिर्फ वो बहुत नैरेटिव देते हैं, लेकिन हम पूरी जनता को उनके ऊपर अमल करना चाहिए। सिमिलरली वो स्वच्छ भारत की बात करते हैं। अब वो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो वो बात उनके मुँह से जब निकलती है, तो पूरे सरकार सब कुछ नहीं कर पाएगी। वो स्वच्छ भारत जो है, हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, हमारे घर पे नहीं, हमारे घर के बाहर जब हम निकलते हैं, इस देश की सड़कों को साफ रखना पड़ेगा, इस देश के फुटपाथ को साफ रखना पड़ेगा, इस देश के रेलवे स्टेशन को साफ रखना पड़ेगा, इस देश के बस स्टैंड को साफ रखना पड़ेगा, इस देश में हम जहाँ चलते हैं, जहाँ से गुज़रते हैं, उस चीज़ को साफ करना पड़ेगा। तो 140 करोड़ लोगों को स्वच्छ भारत के ऊपर ध्यान देके ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा नारा है, जहाँ इंडिया स्वच्छ भारत हो जाएगा, हमारी आधी परेशानियाँ टूरिज़्म की दूर हो जाएँगी वहीं पे। जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नवीन जी, आपने बात की थी कि जो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वो ट्रिलियन डॉलर तक की इकोनॉमी बनने की क्षमता रखती है। अगर हम उस दिशा में देखते हैं, तो पहला स्टेप हमें एज़ अ सिटिज़न मान लीजिए या फिर गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए? अ, आपका सवाल मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहला है कि सरकार को क्या करना चाहिए, दूसरा क्या है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। जी, देखिए, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल जो मैंने टॉपिक चुना, वो इसीलिए चुना कि इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन जब स्टार्ट किया गया 2002 में, वो बहुत सक्सेसफुल कैंपेन बना। पूरे वर्ल्ड ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। वो एक नारा था, और उसके ऊपर जब पूरा का पूरा काम हुआ, हुँ, आज भी उसको 23 साल हो गए उस कैंपेन को आए हुए, और आज भी हम इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से जाने जाते हैं वर्ल्ड में। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं वो कैंपेन अधूरा पड़ गया। मुझे नहीं लगता कि हम फेल हुए उस कैंपेन में। उस कैंपेन में हमने बहुत अच्छा किया, तभी तो आज 23 साल बाद भी इनक्रेडिबल इंडिया की बात पूरी दुनिया करती है। लेकिन हमारा काम अधूरा रहा, इट्स एन अनफिनिश्ड बिज़नेस। वी नीड टू फोकस मोर ऑन मार्केटिंग इंडिया, on the modern marketing platforms and make a noise about it. We are not making a noise about India. जैसे कि सुभाष जी ने कहा
कि हमें सिर्फ इंग्लिश में कैंपेन नहीं बनाने, हमें इटालियन में बनाने हैं, फ्रेंच में बनाने हैं, स्पेनिश में बनाने हैं, हमें थाई में बनाने हैं, हमें मलेशियन में बनाने हैं, हमें लैंग्वेज स्पेसिफिक कैंपेन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, हमें स्लोगन्स क्रिएट करने पड़ेंगे और हमारे को इंडिया इन टोटैलिटी दिखाना पड़ेगा कि इंडिया इनक्रेडिबल 2.0 हैज़ टू शोकेस इंडिया इन टोटैलिटी in the form which was never seen before. हुँ। And it should start from the same thing what Mr. Modi did about talking at the UN General Assembly about yoga. That's the kind of, we have to completely reform and transform our tourism campaign, taking it back. मैंने अपनी किताब के प्रोलॉग में लिखा है कि every 50 kilometers there is a different experience in India. जैसे मैंने आपको कहा कि सब कुछ बदल जाता है, टेरेन बदल जाता है, खान-पान बदल जाता है, भाषाएँ बदल जाती हैं। तो हमारे को एक रियलिस्टिक इंडिया शोकेस करना पड़ेगा, हमें मॉन्यूमेंटल इंडिया से बाहर निकलना पड़ेगा और अ, ये तो है जो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टूरिज़्म प्रोफेशनल्स को और जनता को टूरिज़्म प्रोफेशनल्स को ऑफ कोर्स हमें बार-बार एक ही विषय पे बात करनी पड़ेगी कि हमें किसी भी तरीके से इंडिया में विदेशी सैलानियों को लेके आना है। आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, हम 10 मिलियन टूरिस्ट लाते हैं इंडिया में, लेकिन इंडिया से साढ़े 26 मिलियन टूरिस्ट बाहर जाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये तराजू बैलेंस ही नहीं है। हुँ। तो हमारा ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर जाता है और कम फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है। हुँ। क्योंकि आप देखिए 2001 से पहले इंडिया में 1 या 2 टूरिज़्म बोर्ड थे, मुझे याद है विज़िट ब्रिटेन था और थोड़ा बहुत कैंपेन म अ, आस-पास के थाईलैंड वगैरह के अमेजिंग थाईलैंड वगैरह और मलेशिया ट्रूली एशिया का कैंपेन चलता था। बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बोर्ड नहीं थे। जी। आज 2025 में हर कंट्री का टूरिज़्म बोर्ड इंडिया में है। वो रोड शोज़ करता है, वो वेबिनार करता है, वो सेमिनार करता है, वो ट्रैवल एजेंट्स मीट करता है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनके साथ होटल चेन्स मिलते हैं और बाहर से उनके कंट्री से टूर ऑपरेटर्स आते हैं जो यहाँ रोड शोज़ करते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, मद्रास, पुणे जयपुर। वो इंडिया का आज के डेट में हर टूरिज़्म बोर्ड जो इंटरनेशनल टूरिज़्म बोर्ड इंडिया में है, वो बात करता है कि हमें इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में जाना चाहिए बिकॉज़ अब इंडिया का ग्रोथ वहाँ जा चुका है। और आप नहीं समझ सकते जब इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, आज हमारे पास 10 अच्छी सिटीज़ होंगी, वर्ल्ड क्लास सिटीज़। आज से 5 साल, 10 साल में हमारे पास 50 टॉप क्लास सिटीज़ होंगी। हुँ। जितनी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं है, जितनी चाइना में नहीं है। तो आप देखिए कि इंडिया में कितना डेवलपमेंट होने जा रहा है, उसकी वजह से काफ़ी लोग बाहर जाएँगे। तो आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हमें अभी से अपने आप को गियर अप करना चाहिए कि हमें इंडियन टूरिज़्म, इनबाउंड टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को भी और हर टूरिज़्म प्रोफेशनल को। और जहाँ रही बात लोगों की, आप जैसी आम जनता जैसे आप हैं, मैं हूँ, जितनी भी जगह आप जाती हैं या जितनी भी जगह हम जाते हैं, हमें सिर्फ स्वच्छ भारत की बात करनी है। अगर हमने वो एक बात कर ली, एक बेसिक बात कर ली हमने कि अगर हमने स्वच्छ भारत की बात की और जैसे शालिनी जी आप बहुत सारे पॉडकास्ट करती होंगी, बहुत सारे लोगों से मिलती होंगी। आपके माध्यम से आप 50 लोगों को मिलती है, वो 50 लोग 500 को मिलते हैं, 500 5000 को मिलते हैं, 5000 5 लाख को मिलते हैं, वो 5 लाख 5 करोड़ को मिलते हैं, 5 करोड़ 50 करोड़ को मिलते हैं। उन सबको प्रोत्साहित करना है कि सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत पे। जो ही भारत स्वच्छ हो जाएगा, जब हमारी सड़कों पे रबिश नहीं होगा, हमारे हर जगह पे पान की थूकें नहीं होंगी, सिगरेट के बड़ नहीं होंगे, चिप्स के लिफाफे नहीं होंगे, पानी की बोतलें नहीं होंगी, तो हम ऑटोमैटिकली एक नए रेवोल्यूशन की तरफ जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवीन जी आप। काफ़ी जी, काफ़ी डेप्थ के साथ आपसे बातचीत हो रही है और मैं आपकी बात को इतना गहराई से सुन रही हूँ कि मैं मुझे क्या आपसे पूछना है नेक्स्ट उस चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं जा रहा। मेरा ध्यान जा रहा है कि आप बात क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं खुद को कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक पर्सन 2 को करेगा, 2 लोग आगे जाके 4 लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे और ये चेन ऐसे ही अगर बनती जाएगी तो ज़रूर कहीं न कहीं चेंज ज़रूर आएगा। ये तो डेफिनेट है। जी। आपने नवीन जी आपने आसियान और मिडल ईस्ट मार्केट्स के साथ भी काम किया है काफ़ी।
वहाँ के एक्सपीरियंस लेकर के आपको क्या लगता है कि इंडिया में प्रैक्टिकली क्या चेंज करना चाहिए इस फ़ील्ड को आगे बढ़ाने के लिए? अगर 2-3 टिप्स आप बताना चाहें तो? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडिया को टूरिज़्म सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर घोषित कर देना चाहिए। ओके। मैं एशियन कंट्रीज़ में थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, बाली है, हमारा फिलीपींस है, मिडल ईस्ट में दुबई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है। वहाँ मैंने एक चीज़ नोट करी है, उन सब की सरकारों के साथ काम करके, उन वहाँ के टूर ऑपरेटर्स के साथ और उनके टूरिज़्म बोर्ड्स के साथ काम करके, मुझे एक चीज़ तो पता चलती है कि उन कंट्रीज़ की फाउंडेशन जो है, वो हुँ, टूरिज़्म है और वो टूरिज़्म पे ही काम करते हैं एंड वो इसलिए करते हैं कि टूरिज़्म वहाँ प्रायोरिटी सेक्टर है। इंडिया को टूरिज़्म को प्रायोरिटी सेक्टर घोषित कर देना चाहिए। ओके। जिस जिस टाइम पे इंडिया टूरिज़्म को प्रायोरिटी सेक्टर घोषित करेगा और उसके बाद बैंक्स को थोड़ा रिफॉर्म करके हम कैपिटल प्रोवाइड करेंगे टूरिज़्म के लिए एट रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट्स और वो कैपिटल टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट के लिए भी होना चाहिए। आज के डेट में वो कैपिटल सिर्फ़ होटल्स के लिए है या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। टूर ऑपरेटर को नेगेटिव सेक्टर में गिनती है सरकार। और मेरी इस माध्यम से वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है कि टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स को चोर मत समझिए। वो बहुत ज़रूरी हिंदुस्तान की तरक्की के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं और उनके लिए एक पैकेज कीजिए। वो पैकेज इसलिए नहीं मैं कह रहा कि हमें कोई ग्रांट चाहिए, लेकिन हाँ, कैपिटल प्रोवाइड कीजिए क्योंकि हर टूर ऑपरेटर हमेशा से एक क्योंकि हमारा टूरिज़्म सेक्टर इनबाउंड इतना बड़ा नहीं है, तो हमारे को कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली हमारे को आगे जाते हुए होटल लैंड आज की डेट में हम लैंड देते हैं लीज़ पे उद्योगपतियों को हुँ, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए और वो बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। इंडिया में सबसे बड़ा लैंड बैंक जो है वो सरकार के पास है। तो वो लोग जब लैंड लीज़ पे देते हैं बहुत ज़रूरी है वो क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना है तो हर सेक्टर में वो लैंड लीज़ पे देते हैं, इंडस्ट्री को लैंड लीज़ पे देते हैं, लेकिन होटल्स को लैंड लीज़ पे नहीं देते। टूरिज़्म पार्क्स डेवलपमेंट करने के लिए लैंड लीज़ पे नहीं है, टूरिज़्म अट्रैक्शंस डेवलपमेंट करने के लिए लैंड लीज़ पे नहीं है। तो जब आप लैंड लीज़ पे देंगे और खासकर मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ को, तो हिंदुस्तान का टूरिज़्म एक नई दिशा पकड़ेगा। ओके। सो नवीन आज जी वो आज वो सिस्टम नहीं है। आज अगर आप होटल बनाने जाते हैं और अगर आपको एक 3 सितारा होटल बनाना है, जिसमें आपको 50 कमरे बनाने हैं, आपको 2 एकड़ ज़मीन चाहिए और उसको एक डिसेंट होटल बनाना है आपने, तो आपका उसका ब्रेक इवन 10 साल नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट उतना ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लैंड इतनी महँगी है। तो अगर होटल्स को वो लैंड लीज़ पे मिल जाए, तो मेरे हिसाब से जो हमारी टूरिज़्म में होटल रूम्स की कमी है, वो पूरी हो जाएगी उसके तरीके से। ऐसे ही हमारे को अ ट्रेन का जो सेगमेंट है उसको थोड़ा प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा। जैसे वंदे भारत ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है रिसेंटली और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है वो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने कि वंदे भारत ट्रेन्स का उन्होंने आयोजन किया और उसके बाद उसको एक हर डायरेक्शन में उसको फैला दिया। मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को ट्रेन सेगमेंट में उन्हें आने देना चाहिए और वंदे भारत जैसी स्कीम्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहिए ताकि हमारे देश में अच्छी-अच्छी अ, ट्रेनें टूरिज़्म सेक्टर्स पे चलें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अ, दिल्ली से अगर मुझे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच या पन्ना जाना हो वाइल्ड लाइफ देखने के लिए या मुझे ताडोबा जाना हो, ना वहाँ फ्लाइट जाती है डायरेक्ट, ना वहाँ ट्रेन जाती है डायरेक्ट। ओके। अगर बॉम्बे से जाना हो तो हमें या तो भोपाल जाना है या हमें जबलपुर जाना है या नागपुर जाना है और वहाँ से फिर ड्राइव करना है। इतने बड़े जेम्स हैं, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, ताड़ोबा, इतने बड़े वाइल्ड लाइफ जेम्स हैं। अब आप अफ्रीका के साथ जोड़िए। अफ्रीका हुँ, में म अफ्रीका में, केन्या में या टैंज़ानिया में या ज़ाम्बिया में, ज़िम्बाब्वे में, युगांडा में, रुवांडा में, आप देखिए हर नेशनल पार्क पे एक
टेम्पररी स्ट्रिप लैंडिंग स्ट्रिप बनी हुई है और 11 से 17 सीटर के जहाज वहां लैंड करते हैं। कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन लैंडिंग स्ट्रिप है। इसीलिए वहां वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ज्यादा फेमस है बनिस्बत की इंडिया के, जबकि इंडिया में ज्यादा नेशनल पार्क्स, ज्यादा टाइगर रिजर्व्स, ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। जी। अब इसके साथ ही आप देख लीजिए इंडिया के हिल स्टेशन कितने हैं। हुँ। अब आप हिल स्टेशन देखिए तो सिर्फ कश्मीर को छोड़ के जहां बोइंग लैंड करता है, कहीं और बोइंग लैंड ही नहीं करता है। क्या हम इतने बैकवर्ड थे कि हमारे जो पुरानी 50, 60, 70 साल वाली सरकारें हैं, उन्होंने सोचा नहीं कि हर हिल स्टेशन पे एक प्रॉपर एयरपोर्ट बना दिया जाए ताकि लोग सैलानी वहां जा सके। हुँ। आप उसका आप नेपाल से कंपैरिजन कर लीजिए। नेपाल छोटा सा देश, वहां काठमांडू एयरपोर्ट है और काठमांडू एयरपोर्ट से सारा नेपाल माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक, चितवन तक, पोखरा तक, हर जगह छोटे छोटे एयरक्राफ्ट जाते हैं, लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है। तो उड़ान स्कीम जो हम लेके आए हैं इंडिया में, उसको मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो एग्जीक्यूट नहीं किया गया उसको। जो जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज उड़ान स्कीम 750 किलोमीटर तक के, उन्होंने एयरफेयर्स भी बहुत अच्छे रेगुलेट कर दिए हैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि उड़ान स्कीम बहुत ज्यादा इंडिया में टेक ऑफ क्यों नहीं कर पा रही। ओके। जी, नवीन जी। सो नवीन जी, अब अपनी बातचीत के दौरान हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन्स क्विकली करूँगी, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? जी। जी। मेरा पहला सवाल है आपसे, अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। सीकर एंड लर्नर। ओके। आपके लिए जीवन की सच्ची खुशी क्या है? मेरे देश का डेवलपमेंट। आपके लिए सच्चा मित्र कौन होता है? मेरे लिए सच्चा मित्र मेरे हिसाब से वही होता है जो जिस देश में रहता है उस देश की बात करता है। ओके। एज़ एन ऑथर आपकी लाइफ में ऐड होने वाली एक वैल्यू कौन-सी है? मुझे लगता है मेरे अंदर धैर्य बहुत आ जाएगा, मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि लिखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और ये मेरा हाँ। पहला एक्सपीरियंस है किताब को लिखने का, तो पेशेंस बहुत आ जाएगा। ओके। आखिरी सवाल, जब आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? बहुत बड़े-बड़े बायोपिक्स पढ़ता था मैं एक ज़माने में और अभी भी पढ़ता हूँ, तो मैं इंस्पायर होता हूँ अचीवर्स से। तो मैं उन कोई भी जिस भी सिचुएशन में होता हूँ, उस टाइम पे मैं उस सिचुएशन को रिलेट करता हूँ किसी न किसी महान व्यक्ति से और सोचता हूँ कि वो कैसे इस सिचुएशन में से निकले होंगे, तो मैं अपने आप को उनके साथ जोड़ के, उनसे प्रोत्साहित होके उस सिचुएशन से उसको हैंडल करता हूँ। ओके। सो ये सेगमेंट यहीं फिनिश होता है और आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया सभी क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच। सो नाउ नवीन जी, अभी तक जो ऑडियंस हमें अभी देख रही है और आई एम श्योर आपसे कनेक्शन फ़ील कर रही होंगी और आपसे कनेक्ट होना चाहेंगी, आपसे और भी ज़्यादा गाइडेंस लेना चाहेंगी। तो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप उनके लिए शेयर करना चाहें? बहुत-बहुत खुशी होगी मुझे अगर लोग मुझसे बात करना चाहेंगे, मेरी किताब के बारे में, इंडियन टूरिज़्म के बारे में। मेरा ईमेल आईडी है future@tourismfuture.ai। ओके। सो दोस्तों, नवीन सर की कॉन्टैक्ट डिटेल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में भी हम रखेंगे। आप वहाँ से नोट कर सकते हैं और अगर आप इनसे इनकी बुक के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं या टूरिज़्म के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कोई सजेशंस है या कोई सॉल्यूशंस है आपके पास, तो ईज़िली आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। नवीन जी, एनी बुक जो आप रिकमेंड करना चाहें हमारी ऑडियंस को? बहुत सारी किताबें हैं जो मैं उनको अ, मतलब मैं बात करूँगा। एक बुक है थॉमस फ्रिडमैन की, वर्ल्ड इज़ फ्लैट। अ, एक बुक है हाउ नेशंस फेल, और ओके। तीसरी किताब है सीकर। तो मैं
अपने सारे दर्शकों से जो मेरे से प्रोत्साहित होंगे, उनको बोलूँगा ये 3 किताबें ज़रूर पढ़िएगा, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, हाउ नेशंस फेल एंड सीकर। ओके। नवीन जी, एनी लास्ट मैसेज बिफोर यू लीव? कुछ आप कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कोई मैसेज हमारी टीम के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए? जहाँ भी ट्रैवल करें, जैसे भी ट्रैवल करें, भारत को स्वच्छ रखें। वही एक मेरा जी। मैसेज है कि आप घूमते-फिरते हैं, घूमते-फिरते रहिए, खुश रहिए, लेकिन जहाँ भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, सिर्फ़ भारत को स्वच्छ रखिए, क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे, तो हम एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही अ, स सक एक 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 देश ऐसा बनेगा, जो दुनिया आके हमारे को वापस सोने की चिड़िया बोलेगी। नवीन जी, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और अपने इतने ब्यूटीफुल थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, अपनी किताब के बारे में हमें बताया और एक विज़न आपने दिया है एक्चुअल में, जो लोग टूरिज़्म में जाना चाहते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, उनके लिए भी आपने एक एक कहते हैं एक होमवर्क दिया है कि आपको ये काम भी करना है। एन्जॉयमेंट तो करना है, लेकिन ये काम ज़रूर करना है। सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ज़रूर इस चीज़ पर अमल करेगी और आगे लेकर के जाएगी इन चीज़ों को। आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। And all the best for your future, for your future plans, for your future projects. Thank you once again, sir. Thank you so much. बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद। Thank you, sir. सो दोस्तों यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का 11th सेशन जो हमने नवीन कुंदू सर के साथ कंप्लीट किया है। इनक्रेडिबल सेशन था आज का। आई एम श्योर आपने बहुत एन्जॉय किया होगा और साथ-साथ में बहुत कुछ सीखा होगा। कितना कुछ है एक सेक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं किसी टॉपिक पर जब हम बात करते हैं तो हमें वो सिर्फ़ एक टॉपिक ऊपर-ऊपर से पता होता है एक्चुअल में क्या इसका क्या मीनिंग है, क्या इससे हमारा हमारा इससे क्या मतलब है, क्या हमारे यूज़ आता है। लेकिन जब हम डीप डाइव करते हैं किसी किताब के माध्यम से या फिर किसी कन्वर्सेशन के माध्यम से, तब हमें पता चलता है कि कितना कुछ ऐसा है जो हमें उस सेक्टर, उस फ़ील्ड के बारे में नहीं पता है और एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए। और आज के सेशन में वही हुआ है, टूरिज़्म को लेकर के हम लोग हमारे अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आज के सेशन में आई एम श्योर आपने अगर पूरा प्रोग्राम देखा है हमारा, तो आप में अवेयरनेस आई होगी इस सेक्टर को लेकर के। सो जिस तरह के मैसेज, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन नवीन सर ने हमारी ऑडियंस, हमारे इंडियंस से रखी है, आई एम श्योर आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और वो ज़रूर कंप्लीट होगी। सो आज इसी मैसेज के साथ कंप्लीट होता है सेशन। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ। दोस्तों अगर आप इसी तरह से एज़ एन ऑथर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, अपनी बुक के बारे में हमें बताना चाहते हैं, हमारे अगले सीज़न की एंट्रीज़ ओपन हो गई है। मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 11 में आप ईज़िली अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सीज़न 10 के दौरान ही अपना एनरोलमेंट करते हैं, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्रोग्राम में जॉइन करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सीज़न 11 के लिए सीज़न 10 के अंदर ही एनरोलमेंट कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ में अगर आप फिज़िकली हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में आकर के इंटरव्यू सेशन करना चाहते हैं, सो सुपर पावर ऑथर टीम अदल बुक्स की टीम ने एक नया प्लेटफ़ॉर्म रेडी किया है आपके लिए, सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट, जिसके ज़रिए आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके लिए आपको कैसे एनरोल करना है, आपके साथ मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ पर जाइए और आगे की जानकारी आपको ईज़िली मिल जाएगी। सो मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ, एक नई किताब के साथ, एक इनक्रेडिबल टॉपिक के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10 जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।